डियर लर्नर, जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू सीरीज 39 यानी कि 39वीं सीरीज जो कि कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन से संबंधित होगी, यानी कि समुदाय आधारित पुनर्वास। इससे भी संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई ना कोई प्रश्न, एक दो प्रश्न भी आ गए तो आपके 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। यहाँ पर आपको 25 प्रश्न मिलेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन होंगे। स्किप मत करिएगा क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में आप केवल उत्तर देखते हैं, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन रहता है उसमें बहुत सारे और जवाब मिलते हैं, और जिसके कारण से आप बहुत सारी जानकारी को खो देते हैं। इससे पहले बहुत सारे वीडियोज बनाए जा चुके हैं, आप सबने बहुत देखा है, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और भी वीडियोज हैं बहुत सारे, आप उन्हें ज़रूर देखिए। यदि आप चैनल में नए हैं तो आप सभी वीडियोज को देखिए ताकि पूरी तरीके से आपको पूरी डिसेबिलिटी रिलेटेड जानकारी हो जाए। और आपका DTPSB रीड का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है ये कि आप सभी प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें, जानकारी हासिल करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है, इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सकें जो कि आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। खास करके आपका DTPSB जिसमें पार्ट बी में 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें स्पेशल एजुकेशन से संबंधित रहते हैं, तो इसलिए आप सभी वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 कि पुनर्वास कार्यक्रम से संबंधित दल के सदस्य होते हैं, यानी कि जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होता है, प्रोग्राम होता है, उससे संबंधित जो टीम होती है वो कौन कौन से होते हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए स्पीच थेरेपिस्ट यानी कि जिसको हम वाक चिकित्सक हिंदी में बोलते हैं। ऑप्शन बी फिजियोथेरेपिस्ट यानी कि भौतिक चिकित्सक। ऑप्शन सी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट यानी कि जो व्यावसायिक चिकित्सक होते हैं। या फिर ऑप्शन डी दिस ऑल यानी कि ये सभी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ये सभी हैं। और केवल 3 ही नहीं, इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक, आइडियोलॉजिस्ट यानी कि श्रवण वैज्ञानिक, जो सोशल वर्कर होते हैं, यहाँ तक कि जो माता पिता हमारे हैं, जो अभिभावक हैं, वो भी पुनर्वास कार्यक्रम या पुनर्वास प्रक्रिया के भागीदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है, CRC का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ CRC। ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए कंपोजिट रीजनल सेंटर। ऑप्शन बी कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर। ऑप्शन सी काउंसिल रीजनल सेंटर। ऑप्शन डी कंपोजिट रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कंपोजिट रीजनल सेंटर जो CRC हैं। अगर RC पूछता तो केवल रीजनल सेंटर होता। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है कि समुदाय आधारित पुनर्वास का जनक किसे माना जाता है? चलिए देखते हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए ऑकबर्न। ऑप्शन बी हेलेंडर। ऑप्शन सी ट्यूनब्रिज। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि हेलेंडर समुदाय आधारित पुनर्वास के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है, ध्यान से, कि समुदाय सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन है, किसने कहा? हो सकता है कभी ऐसे डेफिनेशन भी आ जाए और आपसे पूछ ले, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। देखते हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए यूनेस्को। ऑप्शन बी हेलेंडर। ऑप्शन सी ऑकबर्न या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑकबर्न। समुदाय सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन है, किसने कहा? ऑकबर्न ने। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है, परामर्श है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए ग्रुप प्रोसेस यानी कि सामूहिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इंडिविजुअल प्रोसेस यानी कि व्यक्तिगत प्रक्रिया है। या फिर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों। या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंडिविजुअल प्रोसेस है।
देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिए, एक होता है गाइडेंस, एक होता है काउंसलिंग। तो जो गाइडेंस होता है ना, वो आप कई लोगों को एक साथ भी दे सकते हैं, बट जो परामर्श है वो हर व्यक्ति की अपनी नीड होती है। जैसे कि किसी को व्यवहारिक समस्या है तो उसकी अलग अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको अलग तरीके से डील करना है। किसी को मानसिक रूप से समस्या है तो उसको अलग परामर्श चाहिए माता पिता के साथ या पर्सनली, तो वो देरी लगती है। लेकिन गाइडेंस हम जैसे क्लास में भी हम गाइडेंस दे सकते हैं कि आपको किस तरीके से है। लेकिन अगर कोई सीवियर कंडीशन का बच्चा है तो उसको हमें परामर्श देने की ज़रूरत है, पर्सनली उसको सारी उसकी जानकारी कलेक्ट करने की ज़रूरत है, तब जाकर के हम उसको सही कर सकते हैं। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है कि समुदाय सशक्तिकरण हेतु तो उपाय है। चल देखते हैं कि अगर हम कम्युनिटी को एम्पावर करते हैं तो आगे कौन कौन से उपाय हैं हमारे पास। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए, समस्या के समाधान की प्रक्रिया को पहचानने के लिए समुदाय के सदस्यों को पूर्ण सहयोग देना चाहिए। ऑप्शन बी, सदस्यों में आपसी आदर तथा सहन शक्ति का विकास करना चाहिए। या फिर ऑप्शन सी, कार्यकर्ता को चाहिए कि जो समुदाय के सदस्य हैं उनकी आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करे। या फिर ऑप्शन डी, ये सभी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ये सभी। क्योंकि समुदाय को सशक्तिकरण करने के लिए हमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को या कोई भी हो, किसी भी तरीके का, सबको हमें अच्छे तरीके से मोटिवेट करना चाहिए, उनको टॉलरेंस देना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, तब जाकर के एम्पावर्ड होता है। और समुदाय सशक्तिकरण कोई जादू नहीं है कि मतलब आपने कहा और हो गया। इसके लिए हमें प्रोसेस करनी पड़ती है, इसके लिए हमें खुद के जहन में ये बात उतारनी पड़ती है, तब जाकर के हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है कि समुदाय आधारित पुनर्वास के मूल सिद्धांत हैं। चलिए देखते हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए, समानता यानी कि इक्वालिटी। ऑप्शन बी, सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय। या फिर ऑप्शन सी, बोथ, ए एंड बी दोनों। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समुदाय आधारित पुनर्वास के मूल सिद्धांत हैं कि समुदाय आधारित पुनर्वास तब हो सकता है जब हम समानता देखें, जब हम सामाजिक न्याय करें। जहां पर अगर हम पक्षपात करते हैं तो समुदाय का कभी भी पुनर्वास नहीं कर सकते। इसलिए हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है, 8वां सवाल। बिल्कुल स्किप मत करिए क्योंकि सरल बहुत लग रहे हैं, लेकिन जब वहाँ पे कोई सवाल आ जाता है तो हमें बड़ा कठिन लगता है। फिलहाल जैसे जैसे आप क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे आपको कठिनता का स्तर भी मिलेगा और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी मिलेंगे, क्योंकि शुरुआत में सरल से कठिन की ओर चलना उचित होता है। इसलिए आप जानते हैं कि ये शिक्षण विधि है, एक प्रकार का शिक्षण विधि नहीं बल्कि शिक्षण सूत्र है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। समुदाय और पुनर्वास को सशक्त बनाने के लिए कौन सी रणनीति उचित नहीं है। ध्यान दीजिए, ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए, दिव्यांगता की शीघ्र पहचान व रोग का निदान। अगर हम ऐसा करते हैं तो समुदाय और पुनर्वास को सशक्त बना सकते हैं, बिल्कुल, ये तो रणनीति है। ऑप्शन बी, सामाजिक एकीकरण, ये भी है। ऑप्शन सी, समुदाय में दिव्यांगता के बारे में चिंतन के स्तर को उठाने के लिए जागृत करना, यानी कि उन्हें अवेयरनेस फैलाना कि कम से कम दिव्यांगता के बारे में वो अपने चिंतन करें, समझें, जानें। और ऑप्शन डी, एक्सक्लूजन, अपवर्जन, ये थोड़ा सा बिल्कुल अलग है, जो कि समाज से दूर करता है लोगों को, दिव्यांग बच्चों को या समाज के बहुत से वर्ग को। तो जहाँ पर हम अलग कर देंगे, दूर करेंगे, अपवर्जन करेंगे, तो वहाँ पर हमारी रणनीति अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए क्योंकि हमारा सवाल है कि रणनीति उचित नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अपवर्जन। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने है कि समुदाय को जागरूक करने में कौन कौन सी सामग्री उपयोग में लाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए, टेलीविजन। ऑप्शन बी, पंफलेट। ऑप्शन सी, प्रोजेक्टर। ऑप्शन डी, दिस ऑल, ये सभी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और केवल इतने ही नहीं होते, विभिन्न प्रकार के नुक्कड़ नाटक करते हैं, विभिन्न प्रकार के और रोल मॉडल तैयार करते हैं, विभिन्न प्रकार के और भी जितने भी तौर तरीके होते हैं सारी चीज़ें लागू करते हैं। हम चार्ट पेपर में बड़े बड़े बना के ले जाते हैं ताकि लोगों को दिखा सकें, समझा सकें, अवेयर कर सकें। इसलिए फिलहाल यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन ही होते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है
कि समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम में आने वाली चुनौतियों का समाधान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, नकारात्मक दृष्टिकोण द्वारा। अगर नकारात्मक दृष्टिकोण करेंगे तो संभव ही नहीं है कि आप किसी चीज़ का समाधान कर लें। ऑप्शन बी, अनुसंधान एवं आविष्कारों के अभाव में बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें हर चीज़ में रिसर्च चाहिए, हमें इन्वेंशन चाहिए, तब जाकर के हमारे पास नए नए तौर तरीके आते हैं, तभी हम समाधान कर पाते हैं। लेकिन इसमें तो अभाव दिखा रहा है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी, उचित पुनर्वास प्रक्रिया द्वारा। हाँ, ये थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उचित पुनर्वास प्रक्रिया द्वारा। यहाँ पर पुनर्वास उचित प्रक्रिया है। एक मैंने वीडियो बनाया है रिहेबिलिटेशन का, लगभग 40 से 42 मिनट का वीडियो है। आप रिहेबिलिटेशन नाम से है, आप उसे जरूर देखिए। उसको देखने के बाद आप पुनर्वास की दुनिया को पहचान जाएंगे कि वास्तव में पुनर्वास क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके क्षेत्र क्या हैं, क्या क्या क्षेत्र हैं, उसके सारी चीज़ों की जानकारी आप बहुत गहराई से जान पाएंगे। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप जरूर देखिए। अदरवाइज प्ले लिस्ट में जाइए, रिहेबिलिटेशन नाम से वीडियो होगा, आप जरूर देखें। फिलहाल यहाँ पर जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने है कि पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन ए, RCI, ये ऑप्शन बी, यूनेस्को, ऑप्शन सी, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, या फिर ऑप्शन डी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो आप जानते हैं कि RCI भारत देश की है, ये इंटरनेशनली नहीं है। ऑप्शन बी, यूनेस्को, ये है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा वर्ल्ड लेवल का है, ये पूरा इंटरनेशनल लेवल का है। एंड ऑप्शन सी, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, आप जानते हैं कि राष्ट्रीय लेवल का है। ये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, जो एक अधिनियम है 1999 में बना था, 1999 में, जिसमें 4 प्रकार की विकलांगताएं शामिल हैं और 9 अध्याय हैं। ऑप्शन डी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर, ये भी एक राष्ट्रीय संस्थान है। ये एक राष्ट्रीय संस्थान है जो कि NILD, जो गतिशील अक्षमता वाले बच्चे होते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये उनसे संबंधित है, जो कि कोलकाता में स्थित है। तो इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यूनेस्को, यही एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके सामने है कि CRVT जो आपके लिए नया होगा, तो आप जरूर देखिए। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए, कम्युनिटी रिलेटेड वोकेशनल ट्रेनिंग, ऑप्शन बी, काउंसिल रिलेटेड वोकेशनल ट्रेनिंग, या फिर ऑप्शन सी, कम्युनिटी रिलेटेड विजुअल ट्रांजिशन, या फिर ऑप्शन डी, कम्युनिटी रिलेटेड विजन ट्रेनिंग। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कम्युनिटी रिलेटेड वोकेशनल ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न 13 जो आपके सामने है कि पारिवारिक परामर्श क्यों जरूरी है। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, और ऐसे सवाल आते हैं तो बड़े बड़े उत्तर रहते हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे रखे गए हैं कि ऑप्शन ए, जागरूकता के लिए, ऑप्शन बी, सशक्तिकरण के लिए, ऑप्शन सी, स्वीकार्यता के लिए, या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, सभी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर परिवार को परामर्श दिया जाएगा किसी भी क्षेत्र में, चाहे दिव्यांगता के क्षेत्र में, चाहे दिव्यांग बच्चों को एक्सेप्ट करने के क्षेत्र में, चाहे उनके बारे में अच्छे से जानने के क्षेत्र में, या यूँ कहें कि समाज के जो विभिन्न प्रकार के मानसिक रूप से समस्याएं होती हैं उनको दूर करने के क्षेत्र में, तो पारिवारिक परामर्श जरूरी है, ताकि परिवार में कोई भेदभाव न उत्पन्न हो। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको एक्सेप्ट भी किया जा सके, ताकि अच्छे से पुनर्वास हो सके। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां प्रश्न जो आपके सामने है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है इनमें से एक। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए, टीचिंग स्किल, ऑप्शन बी, टेलरिंग स्किल यानी कि सिलाई कौशल, ऑप्शन सी, कंप्यूटर स्किल यानी कंप्यूटर कौशल, या फिर ऑप्शन डी, ब्यूटी स्किल यानी कि सौंदर्य कौशल। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शिक्षण कौशल। ये जो टीचिंग स्किल है ये एक प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं है,
लेकिन ये जो सिलाई है, कंप्यूटर है, ये जो ब्यूटी पार्लर होते हैं, तो ये हमारे वोकेशनल के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि सर हम इसलिए पढ़ते हैं जॉब लेने के लिए, ताकि हम शिक्षण इसीलिए लेते हैं ताकि हम जॉब ले सकें, व्यवसाय करने के लिए, ऐसा नहीं है। तो वो थोड़ा सा हमारा टीचिंग पर्पज से होता है, वो हमारा अलग चला जाता है प्रोसेस में। लेकिन ये जो बाकी बी सी डी हैं ये हमारा वोकेशनल में आता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है कि पुनर्वास कार्यक्रम में माता पिता की भूमिका है, जो पेरेंट्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, ये हम देखते हैं। ये रहे 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए, पुनर्वास हेतु बच्चों की उचित देखभाल व उपचार। ऑप्शन बी, बच्चे के पुनर्वास हेतु अभिभावक की सक्रिय भागीदारी। या फिर ऑप्शन सी, बच्चे के विकास के लिए घर में उपकरण व अन्य संसाधनों की उपलब्धता व उपयोग। या फिर ऑप्शन डी, ये सभी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए माता पिता की भूमिका। ऐसा नहीं है कि एक काम कर दिया चलो ठीक है हमारा बच्चा इतने में काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके सामने है कि एकल परिवार का अधिगम अक्षम बालकों पर सकारात्मक प्रभाव किस तरह पड़ सकता है। अब यहाँ पर अधिगम अक्षम बालक लिया गया है, केवल अधिगम अक्षम बालक ही नहीं, आप किसी भी डिसेबल पर्सन को ले लीजिए, किसी भी डिसेबल स्टूडेंट को, बालक को ले लीजिए, उनमें से क्या सकारात्मक प्रभाव किस तरह पड़ता है। एकल परिवार का सकारात्मक प्रभाव देखना है, नकारात्मक नहीं। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए कि बालक अकेलापन महसूस करता है। ऑप्शन बी, बालकों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है, ये तो सब नकारात्मकता में है। ऑप्शन सी, इसमें प्रायः जिम्मेदारी टालने की प्रक्रिया नहीं देखी जा सकती है। बिल्कुल, क्योंकि माता पिता ही है, अगर दोनों जिम्मेदारी टाल देंगे तो फिर कौन करेगा, तो इसलिए ये पॉजिटिव वे में आता है। या फिर ऑप्शन डी देख लीजिए, इन बालकों में सामाजिकरण कौशल का विकास कम देखा जाता है। अब ये तो नकारात्मक पॉइंट है ना, लेकिन हम सकारात्मक प्रभाव देखते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके सामने है कि दिव्यांग बच्चों की वकालत के लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, एडवोकेसी बहुत जरूरी है इनके लिए, और इसीलिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार के अधिनियम, विभिन्न प्रकार के नीतियां, विभिन्न प्रकार के जो हमारे भारत सरकार द्वारा जो कई सारे कानून लाए जाते हैं ताकि इनके लिए एडवोकेसी हो सके। फिलहाल हम यहाँ पर देखेंगे कि वकालत के लिए जिम्मेदार कौन कौन से हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए, अभिभावक। ऑप्शन बी, विशेष शिक्षक। ऑप्शन सी, पुनर्वास संगठन। या फिर ऑप्शन डी, दिस ऑल, ये सभी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये सभी हैं। और केवल इतने ही नहीं, जितने भी हमारे डॉक्टर भी ऑलरेडी दिव्यांग बच्चों की वकालत करते हैं। हालांकि वो डॉक्टर करते हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो कई सारी जानकारी रखते हैं और वो कहते हैं कि इन बच्चों को भी ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा आप सोशल वर्कर को लीजिए, वो भी वकालत के लिए जिम्मेदार होता है। शिक्षक तो होता ही होता है। तो ऐसे समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, चाहे कोई भी हो, तो वकालत करता है। कि आखिर वकालत ऐसा नहीं है कि कोर्ट में जाना है, उनके लिए एडवोकेसी करना है, कि उनके केस लड़ना है। नहीं, ये करना है कि जो उनकी वास्तव में जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, जो चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए, ये वकालत से मतलब है। और वकालत हमें इनके लिए केस थोड़ी लड़ना है, केस लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके लिए विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं जो नहीं मिलती हैं उनको एक प्रोसेस के तहत इनके तक जो एक्टिविटी की जाती है, दैट इज कॉल्ड एडवोकेसी, उनसे संबंधित, और ज़रूरत पड़ने पर इनकी मदद भी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने है कि सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम के प्रकार में शामिल नहीं है। ये रहे आपके सारे 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए, ध्यान दीजिए, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम के प्रकार, यानी कि कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम जो होते हैं, कौन सा टाइप्स इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन ए, सामुदायिक आयोजनों में भागीदारी। ऑप्शन बी, मीडिया कवरेज या अभियान। या फिर ऑप्शन सी, सामग्री का वितरण। या फिर ऑप्शन डी, समुदाय में नकारात्मक गतिविधि। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नकारात्मक गतिविधि करेंगे तो जागरूकता कैसे फैलेगी जी, समझ रहे हैं ना, ये मेन चीज़ है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये निगेटिविटी को दर्शाता है। और हमारा सवाल भी है कि शामिल नहीं है, तो यही शामिल नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न 19 जो आपके सामने है कि व्हाट इज पीयर ग्रुप सपोर्ट। सहपाठी समूह
सहयोग क्या है? ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा विद्यार्थी का सहयोग, ऑप्शन बी परिवार द्वारा बच्चे का सहयोग, ऑप्शन सी विद्यार्थी द्वारा विद्यार्थी का सहयोग, या फिर ऑप्शन डी प्रशासन द्वारा विद्यार्थी का सहयोग। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विद्यार्थी द्वारा विद्यार्थी का सहयोग। जो पीयर ग्रुप होते हैं, जिसको हम लोग सहपाठी अधिगम कहते हैं, सहपाठी सहयोग कहते हैं, ये उस नाम से जाना जाता है। उनका एक जो योग्य और ज़्यादा अच्छा और पढ़ने वाला या ज़्यादा जानकार या यूँ कहें कि होशियार विद्यार्थी होता है, तो वो अपने विद्यार्थियों के साथ मिलता जुलता है और अच्छे से उनको टीच कर सकता है। क्योंकि जो बाकी विद्यार्थी होते हैं कमज़ोर, वो बहुत सारे होते हैं जो शिक्षक से सवाल नहीं कर पाते, लेकिन जब अपने ही ग्रुप का कोई बच्चा उनसे बातचीत करता है या पढ़ाने की कोशिश करता है, तो उनसे वो सारी बात कह पाते हैं। और ये एक प्रकार का इंक्लूसिव एजुकेशन का एक इनोवेटिव प्रैक्टिसेस है, क्योंकि इंक्लूजन इसमें शामिल होता है पूरी तरह से। इसलिए हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके सामने है, एक परिभाषा है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। ये परिभाषा किसने दिया? ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए जीपी मुर्डोक, ऑप्शन बी मैकाइवर एंड पेज, ऑप्शन सी काउंटे जिसको हम अगस्त काउंटे कहते हैं, ऑप्शन डी मॉर्गन। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मैकाइवर एंड पेज। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके सामने है कि समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए दिव्यांग बच्चों को समाज से दूर रखना। अरे भैया यही इसी के लिए हम लोग मरे जा रहे हैं कि इनको दूर ना करें, और ये पॉइंट ही ऐसा कह रहा है दिव्यांग बच्चों को समाज से दूर करना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि उनको दूर करें, ये सब एक्सक्लूजन का काम होता है। ऑप्शन बी दिव्यांग बच्चों को समुदाय की मुख्य धारा से जोड़ना, हाँ ये थोड़ा सा बेहतर है। ऑप्शन सी दिव्यांग बच्चों को राजनीतिक मुद्दों से जोड़ना। अरे केवल राजनीतिक मुद्दों से जोड़ देंगे तो क्या होगा? ऑप्शन डी दिव्यांग बच्चों को स्कूल से जोड़ना। देखिए अगर हम डी पॉइंट सही कर देंगे तो इसका मतलब है कि केवल स्कूल से जोड़ना हो जाएगा। ऑप्शन सी मतलब अगर राजनीतिक मुद्दों से जोड़ देंगे तो केवल इसी से हो जाएगा। लेकिन जो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि दिव्यांग बच्चे की समुदाय की मुख्य, अच्छा हमारा मुख्य धारा क्या होता है? हमारा सोसाइटी, जहाँ पर हर व्यक्ति का राइट्स है जीवन जीने का, अपनी बात कहने का, उसका एक राइट्स है, पूरा अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है। और हमारे समाज के अंतर्गत ही तो सब कुछ आता है, समुदाय के अंतर्गत ही तो सब कुछ आता है। जब समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा तो विद्यालय भी पहुंच जाएगा, राजनीति में भी पहुंच जाएगा, उसकी एडवोकेसी भी हो जाएगी, वो विभिन्न प्रकार की अपनी एक्टिविटी सारी कर लेगा। सबसे पहले एक्सेप्ट तो किया जाए, एक्सेप्टेंस। तो समावेशन का जो मुख्य उद्देश्य या यूँ कहें कि अल्टीमेट रियलिटी है वो मेन स्ट्रीमिंग है। और मेन स्ट्रीमिंग में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लगभग 8 से 10 मिनट का वीडियो है। यदि आप उसे देखेंगे तो आप ये भी जान पाएंगे कि मुख्य धारा का कॉन्सेप्ट किसने दिया, कौन दिया, कब दिया, कहाँ का रहने वाला था, और वास्तव में उसने किस आधार पर दिया। उसको जरूर देखिए, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाइए, कंसेप्चुअल टॉपिक प्लेलिस्ट में होगा, कंसेप्चुअल टॉपिक नाम से, उसमें आपको वीडियोज मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके सामने है कि पुनर्वास कार्यक्रम में माता पिता की क्या भूमिका होती है? देखते हैं। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए पुनर्वास हेतु बच्चों की उचित देखभाल व उपचार ना करना लिखा है, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी प्रशिक्षित कार्यकर्ता से अनियमित प्रशिक्षण प्रदान करना। अरे भैया अनियमित क्यों? हमें तो नियमित चाहिए ना, नियमित करेंगे तभी तो अच्छे से पुनर्वास हो पाएगा, नहीं तो कैसे होगा फिर। ऑप्शन सी बच्चे के विकास हेतु परिवार की सक्रिय भागीदारी, ये बहुत अच्छा है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका मतलब हमारा सी सही हो जाएगा। ये यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि बच्चे के विकास हेतु परिवार की सक्रिय भागीदारी। परिवार मतलब माता पिता, चाचा चाची, दादा। अब डिपेंड करता है कि संयुक्त परिवार है कि एकल परिवार है। एकल परिवार होगा तो माता पिता होंगे, दोनों एक्टिव रहेंगे। संयुक्त परिवार होगा तो जितने भी 8-10 लोग 20 लोग हैं सब एक्टिव हो जाएंगे, तो बच्चे का विकास अच्छे से हो जाता है। तो हालांकि जब माता पिता की केवल भूमिका आती है तो वो न्यूक्लियर फैमिली भी हो सकती है और संयुक्त फैमिली भी हो सकती है, तो उसमें माता पिता का मेन रोल क्या है ये यहाँ पर दर्शाया गया था। तो सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्न 23
जो आपके सामने हैं कि शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के पुनर्वास के लिए सहायक उपकरण में शामिल नहीं है। जो फिजिकल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, फिजिकली चैलेंज, तो आप देखिए कि उनके लिए कौन से सहायक उपकरण होते हैं, लेकिन उनमें से एक शामिल नहीं है, बाकी 3 हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए हियरिंग एड, यही नहीं है। ऑप्शन बी ट्राईसाइकिल तो है। ऑप्शन सी वॉकर भी है। ऑप्शन डी वैसाखी भी है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि हियरिंग एड श्रवण बाधित बच्चों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके सामने है कि दिव्यांगजनों के सामाजिक सुरक्षा हेतु तो सरकार द्वारा कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। ध्यान दीजिए, सोशल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, खास करके दिव्यांग बच्चों के लिए, क्योंकि पहले इनको मार दिया जाता था, जला दिया जाता था, समाज से दूर कर दिया जाता था, अलग रखा जाता था, मनोरंजन का साधन समझा जाता था, लेकिन समाज में इनकी कोई सुरक्षा नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा बदला तो हमारी थिंकिंग बदली, उनके प्रति जो मिसकंसेप्शंस थे वो भी बदले। और इससे रिलेटेड भी एक मैं वीडियो बना चुका हूं कि जो समाज में, समुदाय में गलत धारणाएं हैं विकलांगता के प्रति, उनको क्या है और उन्हें कैसे दूर करें। वो वीडियो भी आप जरूर देखें, बहुत अच्छा वीडियो है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए विकलांग पेंशन की व्यवस्था। ऑप्शन बी शैक्षिक सशक्तिकरण एवं उपकरणों से संबंधित सहायता हेतु योजना का निर्माण। ऑप्शन सी निःशक्तता से संबंधित अधिनियमों का निर्माण, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके सामने है कि समावेशी शिक्षा को अधिकार आधारित मॉडल क्यों कहा जाता है। यस, बिल्कुल, हम लोग कहते हैं ना कि ये तो अधिकारों को पूरा करता है, तो आखिर अधिकार आधारित मॉडल इसे कहते क्यों हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को भी पूर्ण भागीदारी प्रदान की जाती है। ऑप्शन बी क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को भी समान अवसर प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी दिव्यांग बच्चों के अधिकारों का संरक्षण किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और इसके अलावा सारी चीज़ें जो उनके हित में होती हैं जब हम प्रोवाइड करते हैं तो तभी वो माना जाता है कि एक प्रकार का समावेशी शिक्षा है। तो ये रहे आज के हमारे 25 प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे लगा कि CBR से संबंधित बना देना चाहिए, तो इसीलिए मैंने बनाया। और डिमांड भी थी स्टूडेंट्स की कि सर एक CBR पे बनाइए, तो इसलिए मैंने बनाया। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, सुझाव दें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। और आप ज़रूर बताएं कि आपके कितने आए, क्या टोटल 25 में 25 आए, या 25 में 22 आए, 24 आए, 23 आए, वो ज़रूर बताएं। लेकिन शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। आपके सुझाव नए वीडियो को लाने के लिए प्रेरित करता है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे चैनल ग्रो हो। और ग्रो इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रो होगा उतना आपको फ़ायदा होगा, जितने ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे जितने ज़्यादा आप सीख पाएंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।